हेलो फ्रेंड्स। हम बीएससी सेकेंड ईयर में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लेक्चर की सीरीज में आज यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को पढ़ेंगे। इससे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक सेल्स में जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। पहली बात तो ये है कि ये मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन का जो इंट्रोडक्शन एक लेक्चर है उसको देख रहे हैं तो पता चलेगा आपको कि भाई मोस्टली क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये होता है कि इसमें डीएनए ओपन नहीं होता, यानी कि साइटोसोल में नहीं होता। इसमें डीएनए केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है और केंद्रक में भी क्रोमोसोम के रूप में होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए ओपन होता है साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म। दूसरा, एक मोटे मोटे से बता रहा हूं मैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक ही आरएनए पॉलीमरेज से तीनों प्रकार के आरएनए का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद हम ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, इलोंगेशन और फिर उसके बाद टर्मिनेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन। तो इनमें ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया न्यूक्लियस के अंदर होती है। बनने वाला जो एमआरएनए होता है वो एक हेटेरोजीनस एमआरएनए होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है और न्यूक्लियस से निकलकर जो आरएनए है वो ट्रांसलेशन के लिए साइटोप्लाज्म में आता है। लेकिन यहाँ जो ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है वह एमआरएनए एक हेटेरोजीनस एमआरएनए कहलाता है। तो हेटेरोजीनस एमआरएनए यानी कि उसमें देखो, प्रोकैरियोटिक सेल की तुलना में यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की लंबाई ज़्यादा होती है। जीन में कोडिंग सीक्वेंस के अलावा कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी होते हैं जिन्हें हम इंट्रॉन कहते हैं। जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उन्हें एक्सॉन कहते हैं। तो एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों पास, मतलब दोनों साथ साथ होते हैं। तो लास्ट में जब एमआरएनए बनता है तो एमआरएनए दोनों का बन जाता है, चाहे वो एक्सॉन हो चाहे वो इंट्रॉन हो। लेकिन जब ट्रांसलेशन की क्रिया होती है तो उससे पहले इस हेटेरोजीनस एमआरएनए से, इसको हम प्री मैच्योर एमआरएनए कहते हैं, इससे इंट्रॉन को अलग कर दिया जाता है और एक्सॉन एक्सॉन को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो ये क्रिया कहलाती है स्प्लाइसिंग। ये हम सब इसके अंदर पढ़ते रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो इसके अंदर, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक सेल्स में आरएनए पॉलीमरेज तीन प्रकार का होता है। देखो, अपने तीन प्रकार के आरएनए हैं, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। उसी प्रकार इन तीनों प्रकार के आरएनए को बनाने के लिए और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए हैं। उन सबको बनाने के लिए यहाँ पर हमारे पास तीन आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एक है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड
और एक है RNA polymerase III। ये 3 टाइप्स ऑफ RNA that are present in eukaryotic cells। अब ये किस किस प्रकार से RNA का निर्माण करते हैं वो देखिए। तो ये बनाता है भाई 5.8S RNA, एक बनाता है 18S RNA और एक बनाता है 28S RNA। 28S RNA। तो ये तीनों प्रकार के RNA बनाता है। ये सब अगर आप देखेंगे तो ये सब RNA है, यानी कि ये राइबोसोम के निर्माण में भाग लेते हैं। उसके बाद दूसरा है अपना RNA पॉलीमरेज सेकेंड। तो RNA पॉलीमरेज सेकेंड सभी टाइप के ऑल टाइप ऑफ कोडिंग RNA, ऑल टाइप ऑफ यानी कि सभी प्रकार के mRNA का निर्माण करता है। mRNA को हम कोडिंग कहते हैं क्योंकि इसी से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। mRNA से ही एक प्रोटीन का निर्माण होता है। इसके लिए आप मेरा पहला वीडियो या पहला लेक्चर जो ट्रांसक्रिप्शन इंट्रोडक्शन है उसको देख सकते हैं। उसके बाद सभी प्रकार के mRNA के बाद ये SNO RNA, SNO स्मॉल न्यूक्लियोलर न्यूक्लियोलर RNA। उसके बाद MI यानी कि माइक्रो RNA। उसके बाद SN RNA स्मॉल न्यूक्लियर SN RNA। इन RNA का निर्माण टाइप सेकंड से होता है। उसके बाद अगर आप थर्ड को देखें तो RNA पॉलीमरेज थर्ड सबसे पहले तो ये tRNA का निर्माण करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोड्यूस tRNA ट्रांसफर RNA। उसके बाद सम टाइप्स ऑफ स्मॉल RNA स्मॉल RNA का निर्माण ये करता है। तो इस प्रकार से ही अपना RNA पॉलीमरेज 3 प्रकार का, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज सेकंड एंड RNA पॉलीमरेज थर्ड। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA यहाँ पर बन जाते हैं। ये बेसिकली RNA तो हम एक नॉर्मल वे में कहते हैं कि RNA का निर्माण RNA पॉलीमरेज फर्स्ट से होता है, mRNA का निर्माण RNA पॉलीमरेज सेकंड से होता है, tRNA का निर्माण RNA पॉलीमरेज थर्ड से होता है। हम डिटेल से या हम अधिकतर मात्रा में जानते हैं वो केवल 3 ही RNA को जानते हैं। एक है rRNA, mRNA और tRNA। क्लियर? आगे चले तो ये RNA पॉलीमरेज की जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अगर देखा जाए तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसी के समान होती है। बस फर्क इतना होता है कि इसमें एक टेल पाई जाती है। RNA पॉलीमरेज की स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर तो जिस प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर थी वैसी ही होती है। ऐसे क्रेप टाइप मतलब ऐसे हाथ ऐसे मिला है, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक पूंछ लगी होती है। ये इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये पूंछ लगी होती है। ये पूंछ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पूंछ में एक हेप्टापेप्टाइड यानी कि 7 एमिनो एसिड की एक श्रृंखला होती है और वो एक बार नहीं, प्रत्येक जीव के अंदर ये अलग अलग संख्या में मौजूद होती है। और वो पेप्टाइड क्या है? वो पेप्टाइड है टायरोसिन, सीरीन, प्रोलीन। पेप्टाइड है वो टायरोसिन, सीरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, सीरीन, प्रोलीन और सीरीन, ये श्रृंखला होती है। ठीक है। इसमें 2 और 5 जो नंबर है, यानी कि इसको अगर यहाँ देखें तो ये भाई टायरोसिन है, ये सीरीन है, ये प्रोलीन है, ये थ्रियोनिन है, ये फिर सीरीन है, ये फिर प्रोलीन है और ये सीरीन है। अब ऐसी श्रृंखला इसको हम हेप्टापेप्टाइड कहते हैं।
हेप्टापेप्टाइड इसलिए क्योंकि इसमें 7 एमिनो एसिड हैं, और जब एमिनो एसिड की बात आती है तो वहाँ पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन एमिनो एसिड से बनती है। प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अगर वो छोटी श्रृंखला हो अमीनो एसिड की तो उसे हम कहते हैं पेप्टाइड। तो दिस इज द स्मॉल सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। तो ये जो सीक्वेंस है, ये जो क्रम है, ये जो अनुक्रम है अमीनो अम्लों का, ये अनुक्रम आरएनए पॉलीमरेज की टेल में पाया जाता है। क्या होती है ये? आरएनए पॉलीमरेज की टेल। तो आरएनए पॉलीमरेज की टेल, ये इसमें ये न्यूक्लियोटाइड ये अमीनो एसिड का जो क्रम है, ये एक क्रम है। ऐसा क्रम अलग अलग संख्या में हो सकता है, जैसे मानव के अंदर यही क्रम 52 बार पाया जाता है। यानी कि ये सीक्वेंस 52 बार है, तो काफी लंबा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एमिनो एसिड्स हैं वो एक तो दूसरे नंबर पर उपस्थित सीरीन और एक 5वें नंबर पर उपस्थित सीरीन। यानी कि इधर से चले तो हम दूसरे नंबर पर ये सीरीन, ये वाला सीरीन, और 3, 4, 5 एक ये सीरीन। ये दोनों सीरीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीन एक अमीनो अम्ल है, ठीक है। ये दोनों और OH कंटेनिंग है, यानी कि इसमें एक OH समूह पाया जाता है, हाइड्रोक्सिल समूह कंटेनिंग है। तो इसमें दूसरे और 5वीं पोजीशन पर जो OH जो सीरीन है, इसका फॉस्फोराइलेशन होता है, और इसका फॉस्फोराइलेशन इनिशिएशन और इलोंगेशन के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि अगर हम देखें तो फॉस्फोराइलेशन इज वन टाइप ऑफ एनर्जी, यानी एक तरह की ऊर्जा ही होती है फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन होने से इसको एक धक्का लगता है या इसको एक बल मिलता है, जिसकी वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अपने स्थान से हट जाता है और उसकी गति बढ़ जाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार का है, तीनों की संरचना यही होती है। तो आरएनए पॉलीमरेज का जुड़ने का जो क्रम है वो अभी हम थोड़ा बाद में देखेंगे। पहले हम और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। इस आरएनए पॉलीमरेज की पूंछ में 2 चीज और है। एक तो अगर आप जिस प्रकार से मैं कहता हूं कि भाई डीएनए की श्रृंखला एक 5 प्राइम होती है, एक सिरा उसका 3 प्राइम होता है, उसी प्रकार अमीनो एसिड की श्रृंखला में भी एक सी साइड होती है और एक एन साइड होती है, एन साइड। तो जिधर सी साइड का मतलब है कि इसमें एक साइड पर जहाँ सी है वहां पर COH समूह होता है, और जहाँ पर एन साइड है वहां पर NH2 समूह होता है। तो ये COH समूह जहाँ होता है उसको हम कहते हैं कार्बोक्सी टर्मिनल। टर्मिनल मतलब अंत, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन, CTD सिंपल कहेंगे तो CTD। एक तो होता है कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन जिधर COH समूह होता है, और जिधर NH2 समूह होता है उसको कहते हैं हम N टर्मिनल डोमेन या एमिनो टर्मिनल डोमेन। N टर्मिनल डोमेन या एमिनो टर्मिनल डोमेन, या सिंपल कहते हैं इसको हम NTD। तो इसमें 2 चीजें आपको दिखाई देंगी, जिधर COH समूह होता है वहां पर आपको CTD, और जिधर एमिनो समूह होता है वहां पर आपको NTD, यानी कि एमिनो टर्मिनल डोमेन, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। नाउ क्लियर? आगे चलते हैं। अब आगे अगर हम चले तो वही सबसे पहले बात आती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यहाँ कई प्रकार के होते हैं। देखो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपने देखा कि वहां केवल एक ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था और वो था सिग्मा। लेकिन जब इसकी बात करेंगे अपन तो यहाँ पर कई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, जिनमें एक चीज और कि जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के लिए TF लिखते हैं, TF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब फैक्टर्स यहाँ पर हमारे पास तीन आरएनए पॉलीमरेज हैं। अगर मैं कहूँ कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के लिए मैं लिखूं तो मैं ये लिखूंगा TF फर्स्ट, इस तरह से। अगर मैं सेकंड के लिए लिखूंगा तो TF सेकंड, अर्थात आरएनए पॉलीमरेज सेकंड।
तो हम जो पढ़ते हैं, एक्चुअली हम प्रोटीन संश्लेषण के लिए पढ़ते हैं, जीन एक्सप्रेशन के लिए पढ़ते हैं। तो जीन एक्सप्रेशन आरएनए के लिए नहीं पढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने बताया था कि वे 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज हैं, लेकिन तीनों प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज में से केवल एमआरएनए ही बनता है जो प्रोटीन का निर्माण करेगा। बाकी आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट राइबोसोमल इनके आरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसफर आरएनए बनाता है, यानी कि उनसे कभी भी प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, केवल एमआरएनए से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो हम जो पढ़ते हैं डिटेल में वो केवल और केवल एमआरएनए के लिए या आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, ना फर्स्ट के लिए ना थर्ड के लिए। तो भाई इस प्रकार से हम यहाँ पर कहेंगे आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ही एमआरएनए का निर्माण करता है। तो इससे यहाँ जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स लेंगे उन सब के अंदर आपको टीएफ सेकेंड का उपयोग करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि टीएफ सेकेंड का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन कारक है, क्या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं? पहला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जिसको हम पढ़ेंगे वो है टीएफ सेकेंड डी, ये पहला है। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है टीएफ सेकेंड बी, उसके बाद हम पढ़ेंगे टीएफ सेकेंड एफ, उसके बाद हम पढ़ेंगे टीएफ सेकेंड ई, उसके बाद हम पढ़ेंगे टीएफ सेकेंड एच, टीएफ सेकेंड एच, एफ ई और टीएफ सेकेंड एच। एक और होता है सबसे पहले अगर देखा जाए तो वो है टीएफ सेकेंड ए, ये ठीक। उसके बाद एक होता है मीडिएटर कॉम्प्लेक्स, मीडिएटर कॉम्प्लेक्स। उसके बाद एक जो जुड़ने वाला है वो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 to 7 टाइप्स ऑफ जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के लिए। तो देखिए सबके अलग अलग कार्य होते हैं। देखो सर्वप्रथम जो टीएफ सेकेंड डी है इसके 2 भाग होते हैं। टीएफ सेकेंड डी के 2 भाग होते हैं। एक तो होता है टीएफ सेकेंड डी और एक होता है टीबीपी, या एक तो होता है इसका टीबीपी, इसको हम कहेंगे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, एक तो ये भाग होता है इसका। दूसरा भाग होता है टीएएफ, यह है ट्रांसक्रिप्शन या टीबीपी एसोसिएटेड फैक्टर्स, टीबीपी एसोसिएटेड फैक्टर, एक ये होता है। 2 कारक इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक। तो देखो मैं यहाँ पर बना दूं थोड़ा सा हल्का सा एक डायग्राम। तो ये देखो टीएफ सेकेंड डी है, ये है ना। अब इसमें 2 कारक है, 2 कारक है। एक तो है टीबीपी, तो दिस इज टीबीपी, ये टीबीपी है। तो दिस इज टीएएफ, ये है टीएएफ और दिस इज टीबीपी। अब टीएफ सेकेंड ए हो रहा है या ऊपर हुई, तो टीएफ सेकेंड ए क्या करता है? टीएफ सेकेंड ए टीबीपी और टीएएफ के बीच जोड़ने का या मजबूती का काम करता है। यानी कि यहाँ पर इसी जगह टीएफ सेकेंड ए का काम होता है। ये टीएफ सेकेंड ए है, टीएफ सेकेंड ए ये क्या करता है? इनको मजबूती प्रदान करता है कि जुड़ने के लिए जरूरी होता है टीएफ सेकेंड ए।
अब आगे के जो फैक्टर्स हैं इनमें टी एफ सेकंड बी, टी एफ सेकंड एफ, ई, एच, ये सबके काम कोई खास में इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखो इसमें एक चीज और है भाई कि ये तो हो गया, ये इसमें दो कारक हो गए। अब पहली बात तो ये है कि जो टी बी पी है ये सबसे पहले टाटा बॉक्स की पहचान करता है। अब टाटा बॉक्स क्या है हम देखेंगे। रिकॉग्नाइज टाटा बॉक्स, ये टाटा बॉक्स की पहचान करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले टाटा बॉक्स की पहचान करता है टीबीपी। उसके बाद जो टीएएफ है ये रिकॉग्नाइज अदर सीक्वेंसेस, यानी कि दूसरी श्रृंखलाओं, अदर सीक्वेंसेस यानी कि दूसरी श्रृंखलाओं की पहचान करता है डीएनए में। जो डीएनए है उसमें दूसरी श्रृंखलाओं की पहचान करता है। पहला काम तो इसका ये है। दूसरा काम है डीएनए बाइंडिंग, जो टीबीपी से जो डीएनए बाइंडिंग है उसको रेगुलेट करता है। रेगुलेट डीएनए बाइंडिंग बाय टीबीपी। दूसरा काम है रेगुलेट डीएनए बाइंडिंग बाय टीबीपी। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो इसका है टीबीपी का, जो क्या करता है रिकॉग्नाइज करता है टाटा बॉक्स को। उसके बाद टीएफ का काम है, ये दोनों देखो इस तरह से आते हैं। ठीक है, टीएफ का काम है रिकॉग्नाइज करता है अदर सीक्वेंसेस जो डीएनए के अंदर पाई जाती है। दूसरा रेगुलेट डीएनए बाइंडिंग बाय टीबीपी, यानी कि जो टीबीपी के द्वारा जो डीएनए बाइंडिंग हो रहा है उसको ये रेगुलेट करता है। अगर देखो एक चीज सोचो, ये दोनों ही आके जुड़ेंगे तब जाकर के एक टीएफ सेकेंडरी बनेगा। ये दोनों मिलकर के ही टीएफ सेकेंडरी है। अब अगर सोचिए कि एफ तो आ गया, टीएफ तो आ गया, लेकिन टीबीपी नहीं आया। अब टीबीपी नहीं आया तो टीएफ नहीं जुड़ेगा, तो टीबीपी तो पहचान करेगा कहाँ पर प्रोमोटर है, ठीक है, या कहाँ पर टाटा बॉक्स है। तो इस तरह से दोनों का एक साथ आना बहुत जरूरी है। उसके बाद टीएफ सेकेंड बी, तो टीएफ सेकेंड बी ये बीआरई एलिमेंट की पहचान करता है। देखिए टीएफ सेकेंड बी, इसके भी दो कार्य हैं। पहला कार्य है रिकॉग्नाइज बीआरई, ठीक है, ये बताएंगे। टीएफ सेकेंड बी रिकॉग्निशन एलिमेंट, यानी कि इसको यही पहचानेगा बीआरई को, और कोई नहीं पहचानेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो वर्क है इसका, दूसरा फंक्शन है वो है आरएनए पॉलीमरेज की पोजीशन, यानी कि पोजीशन आरएनए पॉलीमरेज एट स्टार्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज को ये स्थान बताता है। एक मिनट में यहाँ पर थोड़ा सा जीन की संरचना बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि ये जीन है और इस पर ये कारक ऐसे जुड़ते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर एक जीन बना रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल का, ताकि पूरी तरह से पूरी कहानी क्लियर हो जाए। यहाँ पर क्या सीक्वेंस का पता नहीं चल रहा है। देखो ये एक डीएनए यानी कि जीन है यूकैरियोटिक सेल का, थोड़ा और बढ़ा देते हैं इस तरह से। अगर इसको इस तरह ना बनाए तो इसको जिगजैगी बना सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे इधर यहाँ पर एक श्रृंखला होती है, ठीक है, इसे हम नाम देते हैं INR या इनिशिएटर। तो दिस इज INR, इनके नाम मैं लिख दूंगा। INR मतलब इनिशिएटर। ये होती है आगे की तरफ, यानी कि देखो जिस तरफ ये ट्रांसक्रिप्शन चलेगा वहां ये +1 होता है। ठीक है, ये +1 है, INR पर ये +1 है, और दिस इज INR इनिशिएटर, यानी कि यहां से आरएनए का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले अब आइए, तो देखो इससे पहले
यहाँ पर ये -30 और इधर ये -35, तो यहाँ पर -30 पर ही होता है वैसे TA बॉक्स, ये टाटा बॉक्स। दिस इज द स्ट्रॉन्ग प्रमोटर फॉर यूकैरियोटिक सेल। जो मैं यहाँ श्रृंखलाएं बना रहा हूँ, these sequences are कंजर्व सीक्वेंस, यानी कि ये संरक्षित हैं। जब से यूकैरियोटिक सेल में, यानी कि स्मॉल यूकैरियोटिक और लार्ज यूकैरियोटिक, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो सबसे पहला यूकैरियोटिक है जो प्राइमेटिव था, उसके बाद धीरे धीरे कितने प्लांट और कितने एनिमल्स यूकैरियोटिक सेल में बने, उन सब के अंदर यही श्रृंखला निश्चित रूप से पाई जाती है। तो कंजर्व है, प्रत्येक यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये पाई जाएगी, उसको कहते हैं कंजर्व, जो सब में पाई जाती है। अगर नहीं है तो फिर वो कंजर्व नहीं है। तो टाटा बॉक्स इनमें कंजर्व सीक्वेंस है। उसके बाद टाटा बॉक्स के इधर की साइड अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ब्रेक देते हैं। इसका मतलब है कि डीएनए में गैप है, सॉरी यहाँ नहीं, थोड़ा आगे देखिए, यहाँ पे सीक्वेंस और है। यहाँ पर होती है BRE, जो बात करते हैं BRE, ये BRE, ये BRE है। अभी नाम लिख दूंगा मैं सबके, क्या क्या नाम होते हैं इनके, ये BRE है। उसके बाद अब ब्रेक होता है इसे थोड़ा सा, ठीक है। और ब्रेक होने के बाद अब यहाँ पर आ जाते हैं -80 पर, दिस इज -80। तो -80 पर एक बॉक्स और होता है जिसका नाम है CAAT, काट बॉक्स, ठीक है, CAAT, ये -80 पर होता है। और इसमें आगे चलेगा, इसमें आगे चले तो भाई इससे आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एनहेंसर्स होते हैं। एनहेंसर्स, जो एनहेंसर्स, यहाँ भी गैप लगा देते हैं, ये गैप होता है, ये लगभग 100 से -200 के बीच में होते हैं, क्योंकि -100 से -200 के बीच में। अब ये तो आपको पता ही भाई, आप मेरी जो सीरीज है लेक्चर की वो देखते आ रहे हैं, तो बताने की जरूरत नहीं भाई, ये +1 है, इधर की तरफ आरएनए का निर्माण होगा, तो इसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम साइड, दिस इज डाउनस्ट्रीम। और आरएनए में, यानी कि डीएनए में पीछे की तरफ जब प्रमोटर होता है उसके बैक में अगर हम जाएंगे तो दिस इज डाउन अपस्ट्रीम, तो ये अपस्ट्रीम साइट है, अपस्ट्रीम साइट है, ठीक है। उसके बाद इसमें इस तरफ, यानी कि डाउनस्ट्रीम की तरफ, ये यहाँ पर एक और होता है एक सीक्वेंस जो लगभग +30 पर होता है, ये +30 पर है, ठीक है। इसका नाम है DPE, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। तो अब मैं यहाँ पर सबके जो नाम सॉल्ट में है वो सब बड़े लिखता हूँ। तो ये तो काट बॉक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। BRE का मतलब होता है PF सेकंड B, रिकॉग्निशन एलिमेंट, रिकॉग्निशन एलिमेंट, ये BRE। उसके बाद INR, दिस इज इनिशिएटर, इनिशिएटर। DPE, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। ये टाटा बॉक्स है। देखो भाई, ये एनहेंसर है। एनहेंसर जीन के अंदर प्रमोटर के पीछे की तरफ, प्रमोटर के पीछे की तरफ, दिस इज प्रमोटर, दिस इज प्रमोटर, प्रमोटर के पीछे की तरफ लगभग 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड पीछे एक सीक्वेंस होती है जो मीडिएटर कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़कर आरएनए के निर्माण को बढ़ाती है। इसका नाम ही एनहेंसर है, एनहेंस करती है, यानी कि जो रेट है आरएनए प्रोडक्शन की या आरएनए निर्माण की, उसको बढ़ाती है, ठीक। तो ये इसकी रेट को बढ़ाता है। तो एनहेंसर ये घूम के ऐसे यहाँ आ जाता है, ऐसे, तो यहाँ आ जाता है, तो ये एनहेंसर, और यहाँ पर होता है एक्टिवेटर।
उस एक्टिवेटर के साथ जुड़ करके ये इसको पीछे की तरफ खींचता है, इससे लगातार तेजी से खींचेगा। ठीक है, यह जुड़ जाता है तो तेजी से खींचेगा तो जो रेट है ट्रांसक्रिप्शन की वो बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कौन सी चीज कैसे है। तो देखो टीबीपी, सबसे पहले मैंने बताया भाई कि टीएफ सेकंड ए ये है, ये टीबीपी है, ये पता है रिकॉग्नाइज टाटा बॉक्स, यानी सबसे पहले ये टाटा बॉक्स की पहचान करता है। ठीक है, उसके बाद टीएफ, और दोनों एक साथ आते हैं तो ये इस तरह से उठ के इसके ऊपर आ जाते हैं, अकेला नहीं आएगा कोई साथ। ठीक है, तो टीबीपी टीएफ दोनों मिलकर के अर्थात टीएफ सेकेंडरी मिलकर आता है टाटा बॉक्स के पास, तो ये इसके साथ जुड़ जाता है। उसके बाद देखो जो टीएफ है वो रिकॉग्नाइज अदर सीक्वेंस, यानी कि जैसे ये है और कोई सीक्वेंस अगर बगल में है तो उसकी पहचान करता है। और उसके बाद रेगुलेट डीएनए बाइंडिंग बाई टीबीपी, मेन चीज की यही है कि टीबीपी की जो बाइंडिंग है उसे वो रेगुलेट करता है। नेक्स्ट टीएफ सेकंड बी, तो टीएफ सेकंड बी है वो रिकॉग्नाइज करता है बीआरई को, यानी कि इसको रिकॉग्नाइज करेगा अर्थात यहां पर आके जुड़ेगा। तो टीएफ सेकंड बी और रिकॉग्नाइज बीआरई, देन पोजीशन, यानी कि पोजीशन आरएनए पी एट बाइंडिंग साइट या स्टार्ट पॉइंट, पोजीशन RNA polymerase at binding site या at starting point of ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन की जो स्टार्ट साइट है उस पर इसे पोजीशन देता है। देखो बात यह है, ये टाटा है, ठीक है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा और यही यहाँ पे ये यहाँ का इस आरएनए पॉलीमरेज का स्टार्टिंग पॉइंट है, देखेंगे कैसे होगा। अब देखो अगर मान लो ये बीआरई टीएफ सेकंड बी यहाँ ना जुड़े, ठीक है, तो ये जो पॉलीमरेज है ये इधर उधर जुड़ सकता है। तो जब पहले से यहाँ पर टीएफ सेकंड बी जुड़ जाएगा तो अब निश्चित रूप से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यही आके जुड़ेगा। ठीक, उसके बाद टीएफ सेकंड ई, तो टीएफ सेकंड ई का कोई खास काम नहीं है, ये केवल रिक्रूट करता है, रिक्रूट टीएफ सेकंड एच, इसका कोई खास काम नहीं, मतलब काम तो है लेकिन एक ही काम है कि जब तक ई नहीं जुड़ेगा तब तक एच नहीं जुड़ेगा। ये सभी जो फैक्टर्स है वो इसी तरह से हैं, एक बार पहले जो जुड़ जाएगा वो दूसरे को बुलाएगा, दूसरा जुड़ जाएगा फिर तीसरा आएगा, फिर वो जुड़ जाएगा चौथा आएगा, वो जुड़ जाएगा फिर पांचवा आएगा, इस तरह से एक एक करके सब जुड़ते हैं। अगर कोई भी एक जुड़ने से रह जाता है तो आगे की क्रिया वहीं की वहीं रुक जाती है। ठीक, उसके बाद देखो टीएफ सेकंड एफ, ये बचा हुआ है, तो टीएफ सेकंड एफ को हम यहाँ से, चलो ठीक कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई टीएफ सेकंड एफ अकेला नहीं आता है, ये भाई आरएनए पॉलीमरेज के साथ आता है। ये टीएफ सेकंड एफ आरएनए पॉलीमरेज के साथ आता है और इसका हटने का जो तरीका है वो भी ये है कि सभी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हट जाते हैं लेकिन ये भाई साहब लगे रहते हैं। ये एक तरह से पंखा है इसका, ऐसे। दिस इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ, ये एफ है, ये आपको पता ही भाई आरएनए पॉलीमरेज की पूंछ है, 3, 3, 6, 2, 8 और भी आगे हैं तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जब तक आरएनए पॉलीमरेज सेकंड भी अकेला नहीं आएगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, ये भी अकेला नहीं जाएगा भाई। ठीक है, टीएफ सेकंड एफ भी अकेला नहीं आएगा, तो ये दोनों जब इतना हो जाता है तो उसके बाद फिर ये टाटा बॉक्स पर आते हैं। ठीक, उसके बाद टीएफ सेकंड एच है। देखो मीडिएटर जो है, ये मीडिएटर एनहेंसर और इन जगह पर यानी कि टाटा बॉक्स इसको मिलाने का काम करता है। ये समझो कि जब यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज, जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये यहाँ पर डीएनए खुल जाएगा,
और ये इस तरह से खुल के यहाँ आ जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, ये इस तरह से, ये आरएनए पॉलीमरेज है, और इसके साथ में यहाँ जुड़ता है मीडिएटर कॉम्प्लेक्स, ये मीडिएटर कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार से ये आरएनए पॉलीमरेज और ये दोनों जो जुड़ जाएंगे, तो जो मीडिएटर कॉम्प्लेक्स है ये इस डीएनए को पीछे तेजी से खींचता है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है। अब आगे दोनों चीजें हैं, दोनों तरह से आरएनए पॉलीमरेज खुद भी आगे बढ़ेगा और डीएनए पीछे आएगा, तो गति और ज्यादा दोगुनी हो जाती है, कई गुना गति तेज हो जाती है। तो इस तरह से ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आके जुड़ जाता है। तो ये काम करता है TF2 F, ठीक है, यानी कि स्टेबलाइज करता है आरएनए पॉलीमरेज को और स्टार्ट इंटरेक्शन करता है अदर TBP और उसके साथ। देखो यहाँ पर कौन है, TBP है और TF2 है, सब जगह इंटरेक्शन करता है, स्टेबलाइज करता है, लेकिन खुद जुड़ा रहता है, इसके साथ खुद नहीं हटेगा। जहां तक ये आरएनए पॉलीमरेज जाएगा तहां तक ये TF2 F इसके साथ लगा रहेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो वही TF2 H है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। इसके दो काम होते हैं, एक तो इसका काम होता है काइनेज का, ये काइनेज है एक तो, और दूसरा इसका काम होता है हेलिकेज का। ये दोनों काम इसके बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो ये काइनेज जो है, इसका मतलब देखो यहाँ पर मैंने बताया था भाई, ये जो पूंछ है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब इनिशिएशन होता है तो यहाँ पर जो पॉलीमरेज जुड़ा हुआ है, फिर बाद में आता है TF2 H। तो TF2 H सीरीन 5, 1 2 3 4 5, सीरीन 5 पर एक फॉस्फेट समूह जोड़ देता है, यानी कि 5वें सीरीन पर फॉस्फोराइलेशन कर देता है। जब 5वें समूह पर फॉस्फोराइलेशन करेगा तब जाकर के इनिशिएशन होगा। तो एक तो ये है कि फॉस्फोराइलेज या फॉस्फोराइलेज एक काम है इसका, कहाँ, एट सीरीन 5 ऑफ CTD10, ये पूंछ ही है CTD10, यानी कि जो कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन वाली जो पूंछ है उसके सीरीन 5 का क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है। फॉस्फोराइलेशन कर दीजिए, फॉस्फोराइलेशन एट सीरीन 5, ये बता दिया मैंने भाई, ये सीरीन 5 है, तो यहाँ पर इसका फॉस्फोराइलेशन ये करता है। उसके बाद दूसरा काम है हेलिकेज। अब देखो मेन चीज ये है कि हम ये कहें भाई सब चीज यहाँ पे आगे जुड़ चुकी है, ये सब जुड़ चुका है, तो इसको हम कहते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, PIC, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब बात यह उठती है कि भाई जो टाटा बॉक्स है ये खुद एक AT रिच सीक्वेंस है, यानी कि इसमें A और T की संख्या ज्यादा है। जब A और T की संख्या ज्यादा है तो ये टाटा बॉक्स अब खुलेगा इस तरह से, जैसे यहाँ है, देखो जो ये सीक्वेंस हमारी इस तरह से, जो यहाँ पर टाटा बॉक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये टाटा बॉक्स के जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं A और T के बीच के, इनको तोड़ने का काम एक हेलिकेज का होता है। और ये हेलिकेज कौन है, हमारा TF2 H, इसका दूसरा काम होता है हेलिकेज, तो ब्रेक डाउन हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ ऑफ टाटा बॉक्स, ठीक है। अनवाइंड्स DNA, या कैसे करो ब्रेक डाउन हाइड्रोजन बॉन्ड्स या अनवाइंड्स DNA एट AT रिच रीजन या टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स पर ये DNA को अनवाइंड करता है, तो यहाँ पर ये DNA की दोनों जो श्रृंखला होती है इनको खोल देता है, और खोलने के बाद जब खोल देता है तो इस जगह पर ऐसे एक सीक्वेंस, एक ये बबल बन जाता है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। क्योंकि हमको पता है कि एक श्रृंखला इधर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और एक श्रृंखला इधर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम है,
तो आरएनए का निर्माण हमेशा इस श्रृंखला पर होगा। अगर हम उस तरफ की बात कर रहे हैं तो आरएनए का निर्माण हमेशा इस श्रृंखला पर होगा, ठीक है, इस श्रृंखला पर। जब इस श्रृंखला पर होगा तो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं खुलेंगी और ये फिर आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब मैं यहाँ पर ये बताऊंगा कि जैसे जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, जब ये इस डीएनए के टाटा बॉक्स से आके जुड़ जाते हैं, ठीक है, मैंने जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बताए हैं और जिसका कार्य जैसे बताया है वो सभी कार्य वैसे वैसे ही होने हैं। आपको भी डायग्राम में ऐसे ही सेट करना है। तो जितने भी ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो सब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, उसके थ्रू पता चलेगा। देखो ये यहाँ पर टाटा बॉक्स है, ये है टाटा बॉक्स, समझो ये टाटा बॉक्स है, ठीक है। इधर ये बी आ रही है, इधर ये बी आ रही है, ये टाटा बॉक्स, ये टी ए, ये बी आर ई। तो सबसे पहले कौन सा, देखो सबसे पहले आता है टी ए एफ एंड टी बी पी। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर आ गया टी ए एफ एंड टी बी पी। तो ये टी ए एफ और ये आ गई टी बी पी। जो टी एफ सेकंड ए था वो तो वही रह गया, उसका काम केवल इन दोनों को जोड़ने का था, वो उसने कर दिया। अब आपके पास आएगा टी एफ सेकंड बी, टी एफ सेकंड बी। तो टी एफ सेकंड बी का काम ये है बी, ठीक है, ये है डी, ये पूरा डी है, ये इसको पहचानता है। उसके बाद आएगा टी एफ सेकंड एफ और आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज और टी एफ सेकंड एफ आते हैं, तो ये आरएनए पॉलीमरेज है और इसके साथ ये भाई एफ जुड़ा हुआ है, एफ, ठीक है। ये आरएनए पॉलीमरेज है और ये एफ जुड़ा हुआ है, ये एफ है, एफ, ये डी है, ये बी हो गया, ये पॉलीमरेज सेकंड है। अब बचा कौन सा, ई और एच। तो ई का काम होता है रिक्रूट टी एफ सेकंड एच। तो जहां भी टी एफ सेकंड एच जुड़ेगा उससे पहले वो जुड़ेगा। तो समझो यहाँ पर ये ई है, ये, और अब आएगा सबसे लास्ट में एच, ये आ जाता है वही यहाँ पर एच, ये समझो एच, क्योंकि एच का काम, और ये इसकी पूछ है, एच के काम दो है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको तोड़ना और इसका फॉस्फोराइलेशन करना। तो अब ये जो बना है इसको हम कहते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, या शॉर्ट में इसको लिखते हैं पीआईसी। तो ये पीआईसी या प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब इस प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को हम क्लोज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। दिस इज क्लोज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर सब आपस में बंद हो चुके हैं, ठीक है। अब जब प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो H को सम्मिलित ना करें तो सही है, क्योंकि H के जुड़ते ही काइनेज और हेलिकेज दोनों एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी। जब दोनों एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं खुल जाएंगी और ट्रांसक्रिप्शन लगभग स्टार्टिंग की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो H के जुड़ते ही अब ये जो क्लोज कॉम्प्लेक्स था वो ओपन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जैसी H जुड़ेगा ये डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं, यानी टाटा बॉक्स पर डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को खोल देगा। अब हम इनिशिएशन पर आ जाते हैं, इनिशिएशन पर, ठीक है। जैसे ये खोलेगा यहाँ से, यानी कि इस जगह पर यहाँ से डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं खोलेगा तो यहाँ पर कोई बबल, ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा, ये बताया था। तो बबल का मतलब वो ओपन हो रहा है, डीएनए की दोनों श्रृंखला ओपन हो रही है, ऐसे थी पहले, अब ऐसे होगी। इसका मतलब है कि दोनों के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, टूट गए, ठीक है। अब इसी जगह पर ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन शुरू हो जाता है। देखो सीरीन 5 का फॉस्फोराइलेशन हो चुका है, जो टीएफ सेकंड एच ने कर दिया है। हल्का धक्का इसको लग जाता है। फॉस्फेट या फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि उसको एनर्जी दे रहे हैं।
तो शुरुआत में ये बंद है, लेकिन जैसी एच जुड़ता है इसको एक झटका लगेगा, दोनों काम हो जाएंगे भैया। यहाँ पर काइनेज भी काम हो जाएगा और ये अनवाइंड भी हो जाएगा, खुल भी जाएगा, तो एक धक्का लगेगा। अब देखो यहां से लेके यहां तक आना है, यानी कि यहां से लेके यहां तक आना है, -30 से, और इसको +1 पर आना है। जहां से देखो यहां से यहां तक आरएनए पॉलीमर यहां जुड़ा है, ये +1 है। हमारा जो मेन आरएनए बनेगा, मेन एमआरएनए बनेगा, वो यहां से बनेगा आगे की तरफ, ठीक है। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज जब चल के यहाँ से यहाँ तक आएगा तो वो एक बिना आरएनए बनाए निकल आएगा, नहीं, बिना आरएनए बनाए नहीं निकल। इसमें इनिशिएशन 2 बार होता है, ये बात आप समझ लीजिए। एक बार तो इनिशिएशन यही हो जाता है, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, एक बार तो इनिशिएशन यही हो जाता है। कब? जब प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से और सभी कारकों के बाद जुड़ने के बाद जब क्लोज कॉम्प्लेक्स बनता है, उसका ओपन कॉम्प्लेक्स बनता है, तो आरएनए पॉलीमरेज यहां से और यहां तक बीच में एक 8 से और लगभग 20, 25 या 30 न्यूक्लियोटाइड तक का एक छोटा आरएनए बनाता है। वो ये चेक करता है कि जो मशीनरी जोड़ी है या जो अटैचमेंट हुआ है सभी फैक्टर्स का, वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो छोटा सा आरएनए यहाँ पर बनाता है, उसे हम कहते हैं एबॉर्टिव आरएनए। ये प्रोकैरियोटिक के अंदर भी था, उसे कहते हैं हम एबॉर्टिव आरएनए, अबॉर्टिव आरएनए, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से ये आगे जाएगा, इस जगह पर आएगा +1 पर, यानी कि हट जाता है, जो एबॉर्टिव आरएनए है वो हट जाता है। अच्छा, TF सेकंड B और TF सेकंड H भी हट जाते हैं। देखो TF सेकंड B का काम क्या था? B आ रही एलिमेंट को पहचानना, और तो कोई काम नहीं था, तो B भी हट गया। H का काम था काइनेज और हेलिकेज, उसने सीरीन 5 को फॉस्फोरेट दे दिया तो फॉस्फोराइलेशन कर दिया, ये काइनेज एक्टिविटी कर दी। उसके बाद दूसरा है हेलिकेज, तो जब डीएनए के दोनों बंधों को खोल दिया तो वो अपना काम कर चुका है। तो बी और जो एच है वो यहाँ पर हट जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक आते आते हैं। उसके बाद अब दोबारा से इनिशियल, अब देखो एक बार यहाँ से खुल चुका है, दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है, तो ये फिर यहाँ से आके यहाँ पर दोबारा से इनिशिएशन स्टार्ट करता है, जिसको हम कहते हैं इनिशिएटर, यानी कि यहाँ से, और इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ता जाता है और आरएनए की श्रृंखला पीछे की तरफ आरएनए एग्जिट चैनल से जो पॉलीमरेज के अंदर है उससे निकलती जाती है। तो ये था यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस एंड इनिशिएशन की प्रोसेस को पढ़ा है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये कारक, कौन सा कारक कैसे काम करता है। देखो, अपने अंदर पढ़ने की ललक जगाइए, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही कम है। ये सोचो, आज के समय में बहुत बहुत अच्छी पढ़ाइयाँ हो रही है दुनिया में, हम तो उनका है कुछ नहीं। इसलिए पढ़ो, पढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है, और उस कॉन्फिडेंस को अपने अंदर जगाओ। आपको ये लगेगा पढ़ने के बाद कि हम कितनी नॉलेज कलेक्ट कर रहे हैं, अपने अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा। आपको यहाँ लोकल एरिया के स्टूडेंट से कम्पीट नहीं करना है, हमको जो ऑल इंडिया में जो टॉपर्स हैं उनके साथ कंपटीशन करना है। इसलिए अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अधिक से अधिक पढ़ाई करो, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा हो। मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।